सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल डोवे। अभी तक हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में 3 वीडियो लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और उन 3 वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स की ब्रांचेस क्या क्या होती हैं। 11th क्लास के चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि 11th क्लास के चैप्टर्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, उसके क्या क्या कंसेप्ट्स हैं और यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स के सिस्टम कितने होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, क्या डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करा था। उसके अलावा हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो कवर करा था वो कवर करा था डायमेंशन। सो डायमेंशन क्या होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं बट एक चीज उसकी हमेशा सेम रहेगी, वो होगी उसकी डायमेंशन। तो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की एक डायमेंशन फिक्स होती है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मास की डायमेंशन m1 होती है, लेंथ की डायमेंशन l1 होती है एंड टाइम की डायमेंशन t1 होती है। इसके ऊपर बेस्ड हम लोगों ने कुछ बेसिक या कुछ कॉमन फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल हमने स्पीड की डायमेंशन पढ़ी थी, हमने फोर्स की डायमेंशन पढ़ी थी, एक्सेलरेशन की पढ़ी थी। अगर आप सब लोगों ने वो टॉपिक या वो कंसेप्ट हमारा मिस करा है तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर को एक बार देख लीजिए, बिकॉज आज की वीडियो लेक्चर उसी वीडियो लेक्चर के आगे कंटिन्यूड रहेगा। वन मोर थिंग, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक और टॉपिक कवर करा था, दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है बेटा कि वही क्वांटिटीज ऐड या माइनस हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम होगी। मींस आप लेंथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो लेंथ को, टाइम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो टाइम को। एंड वन मोर थिंग जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, लेंथ ही मिलेगी। अब इसमें 1 मार्क का कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई में, जिसमें हमारा L1 प्लस L1 इक्वल्स टू डैश होता है, उस डैश में स्टूडेंट्स लिख देते हैं 2L1। दिस इज इनकरेक्ट। ये बता रहा है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये डायमेंशन है। ये बता रहा है कि अगर आप लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी क्या, लेंथ। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड है कि लेट्स से अगर हम लिख रहे हैं T1 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं 0, विच इज इनकरेक्ट। अगर आप 0 लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी 0 ही मिलेंगे। T1 माइनस T1 हमारा होगा T1। इट मीन्स अगर आप टाइम में से टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको टाइम मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि वही क्वांटिटीज ऐड या माइनस हो सकती हैं जिनकी सेम डायमेंशन हो, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग क्वांटिटीज ऐड या डिवाइड या मल्टीप्लाई हो सकती हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम हो सकता है, सेम ही होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। सो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो इसमें हम फर्स्ट जो एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल इसकी 4 एप्लीकेशंस होती हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। फर्स्ट होती है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। आपको किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है। टू चेक द करेक्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ अ गिवन इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। So with the help of dimensional analysis, we can check the accuracy or correctness of a equation. For example, let us start with the example. हम सब लोगों ने ये equation पढ़ी हुई है that v is equals to u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. So we have to check the accuracy of this equation. हमें इस इक्वेशन की एक्यूरेसी को चेक करना है डायमेंशनली। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, इस टाइप का क्वेश्चन।
ओके, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी होगी जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होगी। सो इस टाइप के क्वेश्चन में, दिस इज क्वेश्चन, चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन इक्वेशन। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या होता है? इफ डायमेंशन ऑफ LHS is equals to dimension of RHS, then equation is dimensionally correct। तो अगर LHS और RHS की इक्वेशन सेम है तो इक्वेशन डायमेंशनली ठीक होती है, और अगर LHS और राइट हैंड साइड की, LHS और RHS की डायमेंशंस सेम नहीं आ रही तो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होती है। तो हम लोग सबसे पहले इस एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर LHS को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। सो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा v इज वेलोसिटी, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, वो क्वांटिटी तो वेलोसिटी ही है, एंड उसकी डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा है m0 L1 t-1। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन पढ़ी थी। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट अब हम आते हैं RHS पर। सो RHS में हमारा इक्वेशन है u plus at। सो u इज इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल वेलोसिटी इज m0 L1 t-1 plus a is acceleration m0 L1 t-2 and t is time is t1। ओके, सो अगर अब हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारी यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप आएगा m0 L1 t-1 t-2 एंड +1। सो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा आएगा m0 L1 t-2 +1, दैट विल बी -1। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं और इनकी डायमेंशन सेम है तो हमारा ऐड होने के बाद जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन आएगी वो ये आएगी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ओके, सो नाउ डायमेंशन ऑफ LHS, जो हमारी LHS की डायमेंशन है और जो हमारी RHS की डायमेंशन है, वो दोनों डायमेंशंस हमारी सेम है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसमें आपको ये वर्ड जरूर मेंशन करना है। सो द गिवन इक्वेशन इज, ये वर्ड आपको जरूर मेंशन करना है, डायमेंशनली करेक्ट। ओके ओके, अब ये वर्ड मेंशन क्यों करना है ये अब हम लोग सीखते हैं एक नए एग्जाम्पल से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अनदर एग्जाम्पल। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। उस एग्जाम्पल में हम लोगों ने एक इक्वेशन ली, F और K is equals to 3/2 mv square। Okay, where K is kinetic energy, m is mass and v is speed। ओके, सो हमें इस इक्वेशन की एक्यूरेसी को चेक करना है। तो इस इक्वेशन की एक्यूरेसी को हम कैसे चेक कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, देन हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे एंड देखते हैं क्या आता है। सो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम LHS की डायमेंशन देखते हैं। सो LHS में है हमारा काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनर्जी की डायमेंशन पढ़ी थी, एनर्जी एंड वर्क दोनों की डायमेंशन सेम होती है, दैट इज m1 L2 t-2। ओके, सो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। सो राइट हैंड साइड में हमारा है 3/2 mv स्क्वायर। अब डायमेंशंस में
जितने भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होते हैं, ये जो टर्म है हम इसकी डायमेंशन नहीं लेते, बिकॉज न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स की डायमेंशंस नहीं होती। सो ये न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होगी। सो m मास की डायमेंशन होगी m1 एंड v स्पीड, this is L1 t minus 1 square, so this will be m1 L2 t minus 2, this is the dimension of RHS. so RHS की डायमेंशन और LHS की डायमेंशन, दोनों डायमेंशन सेम आ रही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो डायमेंशन ऑफ LHS is equals to dimension of RHS, therefore the given equation is dimensionally करेक्ट। ओके, तो यहां पर अब हमारा डायमेंशनली वर्ड का आप इंपॉर्टेंस समझिए। डायमेंशनली करेक्ट क्यों है, बिकॉज ये इक्वेशन डायमेंशन के मेथड से ठीक आ रही है, बट जब हम एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो वहां पर आपको पता भी होगा, आपने 9th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, वहां पर 3/2 नहीं होता, वहां पर क्या होता है 1/2 होता है। सो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², हाफ mv²। सो यहाँ पर चाहे आप हाफ mv² लगा दो, चाहे आप 5/2 mv² लगा दो, चाहे 7/2 लगा दीजिए, जो कॉफिशिएंट है उसकी डायमेंशन को तो हमने निगलेक्ट ही कर दिया। तो ये डायमेंशन या इक्वेशन हमेशा करेक्ट आएगी अगर हम लोग न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन की करेक्टनेस आपने चेक करी है, ये डायमेंशनली चेक करी है। कई बार क्या होता है कि कोई इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट आती है लेकिन फिजिकली वो गलत आती है जब हम उसको डिराइव करते हैं कॉफिशिएंट्स की वजह से। सो आपको ये लाइन मेंशन करनी बहुत जरूरी है। हम लोग जल्दी से एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के ऊपर बेस। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज check the accuracy of the given equation f is equals to mv² over r², where f is the force, m is the mass, v is the speed, r is the radius. Okay, so let us start with the question. अब ये हमारी क्वेश्चन क्या है? So again पहले हम लोग LHS की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। LHS में है फोर्स एंड फोर्स की डायमेंशन हमारी होगी m1 L1 t minus 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ LHS। नाउ हम फोकस करते हैं RHS के ऊपर। RHS में है हमारा mv² by r²। ओके, सो m मास m1, v स्पीड, स्पीड इज m0 L1 t minus 1 square एंड r इज रेडियस। अब रेडियस, अगर कहीं बार आपको किसी क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं पता हो तो आप उसकी यूनिट पर फोकस करिए। वैसे भी रेडियस एक लेंथ होती है जिसको हम मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। सो रेडियस की डायमेंशन लेंथ की ही होगी, दैट इज L1 एंड स्क्वायर। ओके, नाउ दिस विल बी m1 m0 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी L2 t minus 2 ओवर L2 विल कैंसिल। सो यहां पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड की, सॉरी राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन आएगी दैट इज m1 L0 t minus 2। ओके, अब आप देख सकते हैं डायमेंशन LHS की, डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। दोनों की डायमेंशंस डिफरेंट आ रही है। सो अगर डायमेंशन डिफरेंट आ रही है तो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। सो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था डायमेंशन का बेटा।
फर्स्ट एप्लीकेशन बहुत इजी है, आपको किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना होता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। एंड की कंसेप्ट इसका ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन को फाइंड करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ रही है तो वहां पर वो हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है, और अगर वो अलग अलग आ रही है तो वहां पर वो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होती है। सो इसके ऊपर बेस्ड हमारे एनसीईआरटी में एक दो एग्जांपल्स हैं, आप उन एग्जांपल्स को ट्राई करिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर, सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड एप्लीकेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड एप्लीकेशन के साथ। सेकंड एप्लीकेशन हमारी सीबीएसई के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 और 3 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन आता है। आपको किसी एक फॉर्मूले को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। आपको डायमेंशन की हेल्प से किसी फॉर्मूले को डिराइव करना है। बट इस मेथड की एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि आप इस मेथड की हेल्प से जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स आते हैं, कोफिशिएंट्स आते हैं, उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते अभी। सो अभी हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है। लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, द सेंट्रीपिटल फोर्स acting on an object moving in circular path is dependent on mass m of object, speed v of object, and radius r of circular path. Derive the formula of फोर्स। सो ये हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये हमारे सीबीएसई एग्जाम के अकॉर्डिंग। आपको क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में ये गिवन है द सेंट्रीपिटल फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेंट्रीपिटल? सेंट्रीपिटल मींस द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। सो ये हम लोगों ने 9th क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, घूम रही है, तो उसको घुमाने के लिए हमें सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंडेंट है 3 फैक्टर्स के ऊपर, मास m, स्पीड v एंड रेडियस r। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहां पर देखें, जो हमारा फोर्स है वो डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 9th-10th का कुछ बेस वीक होगा। तो हम लोग देखते हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट। एंड आप अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते। लेट्स से y इज प्रोपोर्शनल टू x। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट थिंग, हम यहां पर ये बोल सकते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का मीनिंग ये है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब अगर हम लोग ये इक्वेशन लिखें, सो यहां पर अभी हम डायरेक्टली या इनवर्सली कुछ नहीं बोल सकते अनटिल एंड अनलेस हमें a की वैल्यू ना पता हो। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है या दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो सेम साइन की है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पर +1 है, यहाँ पर भी +1 है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर
यहाँ पर a की वैल्यू नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहाँ पर लिखें, सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x टू द पावर -1, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है। ओके, सो अभी हम लोग ये कह रहे थे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल है m टू द पावर a के, जब तक हमें m टू द पावर a का साइन पता नहीं चल जाता तब तक हम डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन m टू द पावर a हम लोगों ने लिया है, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि फॉर्मूले में मास की पावर क्या आएगी। हमें यही फाइंड करना है कि जो फोर्स का फॉर्मूला है उसमें मास की पावर क्या आएगी। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये होगी कि फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड, सो v टू द पावर b, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस, सो फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन r टू द पावर c। सो ये हमारी तीन इक्वेशंस बनी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। इस गिवन क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर, स्पीड पर, रेडियस पर। सो हमने उसकी इक्वेशंस बनाई। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हमें ये फाइंड करना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस पावर की वैल्यू क्या होगी, a b c की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करें फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अगर हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमारा यहाँ पर फोर्स जो है वो डिपेंडेंट होगी m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c। ओके, नाउ अगर हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, कांस्टेंट आएगा एक k, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होगी, इट कैन बी इधर 1 और कुछ भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में डायमेंशंस पुट करेंगे। सो फोर्स की डायमेंशन m1, L1, T-2, K इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, उस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की डायमेंशंस नहीं आएगी यहाँ पर। m मास इज m1 टू द पावर a, v इज स्पीड L1 T-1 to the power b, and r is radius L1 to the power c. Okay, now m1 L1 T-2 is equals to m to the power a, L to the power b, and यहाँ से L to the power c आएगी तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, एंड t to the power -b। सो ये हमारी डायमेंशंस है लेफ्ट हैंड साइड की एंड राइट हैंड साइड की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इक्वल है, तो यहाँ पर जो पावर्स होंगी उनकी वैल्यू सेम होगी। मींस मास टू द पावर यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर मास टू द पावर a है। सो कंपेयर करें, अगर कंपेयरिंग पावर्स, अगर हम पावर्स कंपेयर करें तो पहले मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, ये सजेशन दूंगा कि आप पहले उसको कंपेयर करें जिसकी पावर में कम वेरिएबल्स हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखें a जो है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर a है, सो a की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, नाउ अब हम कंपेयर करेंगे t की पावर -b को t की पावर -2 से। सो -b इज इक्वल टू -2, सो b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू आ गई और ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आता है l। सो l की पावर यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है b प्लस c, सो b प्लस c शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा b की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, सो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, सो c विल बी इक्वल टू -1। ओके, अब ये हमारी पावर्स आ गई। अब इन पावर्स की वैल्यू को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट एंड सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज। तो हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो फोर्स इज इक्वल टू k m टू द पावर 1, v टू द पावर 2 बिकॉज b इज 2 एंड r टू द पावर -1। अब हम यहाँ से आगे ये भी लिख सकते हैं k m टू द पावर 1, v टू द पावर 2 एंड r टू द पावर 1। सो यहाँ से हमारा फोर्स का मास,
स्पीड और रेडियस के साथ रिलेशन आ गया, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर 1। सेकेंड थिंग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। आपको फिजिक्स में ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो डिपेंडेंसी है, जो प्रोपोर्शनैलिटी है, उसमें वेरिएबल्स की पावर क्या है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज ये बहुत बेसिक बात है। सो x इज प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर y इंक्रीज करेगा तो x इंक्रीज करेगा, यहाँ पर भी y इंक्रीज करेगा तो x इंक्रीज करेगा, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर y की पावर 1 है, तो जितने टाइम्स आप y को करोगे x में भी उतना ही चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप y की वैल्यू को डबल करते हैं तो x की वैल्यू भी डबल होगी, आप y की वैल्यू को ट्रिपल करते हैं तो x की वैल्यू ट्रिपल होगी। बट यहाँ पर y स्क्वायर है, तो जितने टाइम्स आप y का चेंज करेंगे x में उसके स्क्वायर का चेंज आएगा। इट मींस अगर आप यहाँ पर y का स्क्वायर करते हैं, सॉरी डबल करते हैं, तो 2 का स्क्वायर मींस x में 4 टाइम्स चेंज आएगा। अगर आप y को रिप्लेस करके 3y करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, तो x में 3 टाइम्स चेंज नहीं आएगा, 9 टाइम्स चेंज आएगा। सो पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिजिक्स में। सो ये हमारा रिलेशन आ गया। इस रिलेशन में आपको k की वैल्यू अभी नहीं मिल सकती। सो ये डायमेंशन एनालिसिस की 2 लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन हमारी ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस में आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स की वैल्यू अभी नहीं मिलेगी। सेकंड जो ड्रॉबैक है इस मेथड का, ये मेथड उन्हीं क्वांटिटीज या फॉर्मूलेस के लिए एप्लीकेबल है जिसमें डिपेंडेंसी 3 हो। मींस मास, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हम देखें, मास, स्पीड एंड रेडियस था, 3 फिजिकल क्वांटिटीज थी। जहां पर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाएगी, वहां पर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था इस टॉपिक का। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। हमारा एक और एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। दिस इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल एनसीईआरटी। ओके, सो क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास of the bob, length of the pendulum and acceleration due to gravity. So ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम पीरियड का मीनिंग क्या होता है? टाइम पीरियड का मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ऑसिलेट करेगा। ओके, टाइम पीरियड का मीनिंग होता है जब वो अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, उस पीरियड को, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट करेगा, ये हमने 3 फैक्टर्स देखे, इसके ऊपर कर रहा है। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, T is proportional to m to the power a, l to the power b and g to the power c. अब जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, सो यहाँ पर आएगा k m to the power a, l to the power b, g to the power c एंड यहाँ पर हम मास की डायमेंशन पुट करेंगे, लेंथ की एंड g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। सो टाइम m0, l0, t1, k इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, हम लोग उसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे अभी, डायमेंशन सॉरी। मास इज m1 टू द पावर a, l इज लेंथ l1 टू द पावर b, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, बॉडी की स्पीड में जो चेंज आता है, सो इट इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, l1 t-2 टू द पावर c। देखिए बेटा, आपको ये डायमेंशंस याद करनी पड़ेंगी जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर करी थी, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये डायमेंशंस अपने आप याद होती जाएंगी, बट स्टिल इन क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी उस टेबल की जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर करा था।
अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सो हमारा यहाँ पर आएगा m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1 लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड में हम देखेंगे m to the power a, l to the power b एंड प्लस c, t to the power माइनस 2c। ये हमारा आया। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर करेंगे। जब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे तो पहले हम a को कंपेयर कर लेते हैं, सो a की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम t को कंपेयर करें, बिकॉज t की पावर में यहाँ पर कम वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर l में ज़्यादा है, सो माइनस 2c इज इक्वल टू 1, सो c इक्वल टू 1 बाय माइनस 2, दैट इज माइनस हाफ। सो ये c की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हमारा बचा है b, कोफिशिएंट या वेरिएबल b। सो l टू द पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर b प्लस c है, और ये दोनों इक्वल हैं, सो b प्लस c इज इक्वल टू 0, सो b प्लस माइनस हाफ इक्वल टू 0, एंड इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी b इक्वल